हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में आपका वेलकम है। चलिए बेटा जी शुरू करते हैं आज का सिलसिला। मैं आपका अपना पांडे सर, चलिए वेलकम करते हैं आपको अगेन इस सेशन में, वेलकम। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग बेटा जी पढ़ेंगे केम पाथवे, यानी ये फोटोसिंथेसिस में डार्क रिएक्शन चल रही है। डार्क रिएक्शन में हमने C3 पाथवे पढ़ लिया है, हमने C4 पाथवे पढ़ लिया है। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं YouTube पर वीडियो अपलोडेड है, जाकर देख लेंगे। आज हम लोग केम पाथवे पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा C3 के बारे में आपको जानकारी दे दे, जिसको केल्विन साइकिल कहते हैं। डार्क रिएक्शन में क्या होता है कि मान लीजिए ये लीफ है ना, और इस लीफ का एक सेल है बेटा जी जिसका नाम है मेसोफिल सेल्स, है ना। इस मेसोफिल सेल्स के अंदर मान लो ये है क्लोरोप्लास्ट, और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर है इस तरीके से थाइलेक्वाइड का एग्रीगेशन, है ना। यहां पर लाइट रिएक्शन होगी, यानी लाइट रिएक्शन कहां होती है? मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। तो ये थाइलेक्वाइड की मेम्ब्रेन, ग्रेना, ये सब मिलकर लाइट रिएक्शन करेंगे, और लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट होता है ATP और NADPH, है ना बेटा जी। अब लाइट रिएक्शन के बाद यहां से CO2, मैं रफ आपको बता रहा हूं केल्विन साइकिल के बारे में, है ना। CO2 आएगा स्ट्रोमा में, तो क्या होगा देखो यहां पर, वही मैंने क्लोरोप्लास्ट को बड़ा कर दिया थोड़ा समझाने के लिए। देखो क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेनस माउंट स्ट्रक्चर है ना। ये यहां पर इस तरीके से थाइलेक्वाइड की मेम्ब्रेन है, ATP NADPH बन गया, लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट है ये। अब CO2 को फिक्स किया जाएगा, मतलब अब चलेगी डार्क रिएक्शन, तो डार्क रिएक्शन में CO2 आएगा। जैसे ही CO2 अंदर आएगा स्टोमाटा के थ्रू बेटा जी, इस स्ट्रोमा के अंदर RUBP है, रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, जो 5 कार्बन कंपाउंड है, और CO2 को एक्सेप्ट करके ये 6 कार्बन कंपाउंड बनाएगा। बट ये 6 कार्बन कंपाउंड अनस्टेबल होता है, बनेगा तुरंत ब्रेक कर जाएगा। दैट मीन्स कोई भी साइकिल में अनस्टेबल कंपाउंड को हम कंसीडर नहीं करेंगे। चलिए अब बड़ा आसान है। तो ये पता चला कि सर 6 तो बना था, टूट गया, तो क्या बन गया? 3PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बन गए। कितने बन गए बेटा जी? 2 मॉलिक्यूल्स 3PGA के बन गए। क्यों? क्योंकि फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड था, तो 6 कार्बन कंपाउंड टूटा था, तो 3 के 2 ही तो बनेंगे। अब ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है रिड्यूस होगा, और रिडक्शन के बाद आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जब एसिड रिड्यूस होता है तो एल्डिहाइड बनाता है। क्या बनाता है बेटा जी? एल्डिहाइड। तो यहां पर ये बना लेगा फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के जो 5 कार्बन इसमें से हैं, फिर RUBP को रीजनरेट कर देंगे, और एक कार्बन इस तरह से नीचे चले जाएंगे। फिर दूसरा CO2 आएगा, सेम प्रोसेस, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन में एक कार्बन करते 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 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनाने के लिए 6 CO2 के मॉलिक्यूल्स इंटर करेंगे मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट या स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, और इंटर करने के बाद केल्विन साइकिल में 3 प्रोसेस होगी। सबसे पहले कार्बोक्सिलेशन, देन रिडक्शन, देन रीजनरेशन, और करते 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 क्या बना लेंगे बेटा जी? यहाँ पर 6 कार्बन बन जाएंगे, यानी इस स्ट्रोमा के अंदर बन जाएगा C6H12O6 ग्लूकोज बन जाएगा। ATP भी यूज होगा, NADH2 भी यूज होगा। सारी बातें मैं पिछले क्लास में कर चुका हूं, आप जाकर देख लीजिएगा। तो
आज हम समझेंगे कि सर केल्विन साइकिल तो होता है इस तरह से, अगर ग्लूकोज बनने हैं, चाहे C3 पाथवे हो, C4 पाथवे हो, कैम पाथवे हो, कोई भी पाथवे चले, कोई भी प्लांट हो, ग्लूकोज बनेगा तो सिर्फ और सिर्फ केल्विन साइकिल से। यानी केल्विन साइकिल ऑपरेट इन ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट्स, जितने भी फोटोसिंथेटिक प्लांट्स हैं उसमें केल्विन साइकिल ऑपरेट होगा ही होगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो कैम प्लांट होते हैं, क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म जो होते हैं, उनके अंदर कैसे केल्विन साइकिल ऑपरेट होता है और कैसे ग्लूकोज बनता है। कैम पाथवे जो है बेटा जी, पहली बात कि ये कैम प्लांट क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म जिसके अंदर होता है, वो प्लांट कहाँ होते हैं? वो प्लांट डेजर्ट एरिया में होते हैं। कहां पर बेटा दी? डेजर्ट एरिया, जैसे रेगिस्तान वगैरह में जहां पानी की कमी है ना, जैसे ओपेंसिया। तो अब देखो होता क्या है, पहले कैम प्लांट को थोड़ा देर के लिए भूल जाते हैं, एक जनरल प्लांट को लेते हैं और एक जनरल इंफॉर्मेशन आपके साथ हम शेयर करते हैं, है ना। मान लो कोई ये जनरल प्लांट है। अब क्या होता है कि इस प्लांट के सरफेस पर छोटे छोटे पोर होते हैं। इस प्लांट के सरफेस पर छोटे छोटे क्या होते हैं? पोर होते हैं बेटा जी, जिस पोर को हम लोग कहते हैं एस्टोमाटा। क्या कहते हैं? एस्टोमाटा। जो बच्चे नहीं जानते उनके लिए मैं बता रहा हूं, एस्टोमाटा जो होते हैं वो एपिडर्मल सेल, दो एपिडर्मल सेल्स के जुड़ने से एक आपस में गैप बनता है और उसी गैप को स्टोमाटा कहते हैं, है ना। दो एडजेसेंट एपिडर्मल सेल के बीच का जंक्शन होता है। तो अब स्टोमाटा जो होते हैं, जो एक रास्ता है, उस रास्ते से इस सेल के अंदर CO2 भी आएगा, इस लिप से O2 भी बाहर निकलेगा, है ना। मतलब हम समझ गए कि सर स्टोमाटा प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज में मदद करता है। और यही नहीं करता बेटा जी, प्लांट जो भी वाटर एब्जॉर्ब करता है सॉइल से, उस एब्जॉर्ब वाटर का 98 to 99% वाटर लॉस कर देता है वेपर के फॉर्म में, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहली बात स्टोमाटा क्या किया? गैसेस एक्सचेंज में मदद किया। दूसरी बात क्या किया? ट्रांसपिरेशन, यानी ये जो वाटर वेपर के फॉर्म में निकलता है, इसी स्टोमाटा से ही बाहर निकलता है, यानी स्टोमाटा हेल्प इन द ट्रांसपिरेशन। इतनी बातें समझ में आ गई। ये तो हो गया जनरल प्लांट। एक बात और सुन लीजिए, ये जो स्टोमाटा होते हैं बेटा जी, डे टाइम में ओपन होते हैं। जनरल प्लांट की मैं बात कर रहा हूं, अभी कैम प्लांट को मैं साइड में रखा हुआ है ना। और इनका जो स्टोमाटा है, नाइट में क्या होता है? क्लोज्ड होता है, जनरली प्लांट। इतनी बातें समझ में आ गई। मतलब हम समझ गए कि सर जब स्टोमाटा खुलेगा दिन के समय, तभी गैसेस एक्सचेंज होगा और तभी क्या होगा? ट्रांसपिरेशन होगा। अब आते हैं कैम प्लांट पर। मुझे क्या चाहिए? स्टोमाटा खुला या बंद? भाई खुला चाहिए, तभी तो बेटा जी CO2 अंदर जाएगा और डार्क रिएक्शन करके ग्लूकोज बनाएगा। कैम प्लांट में उल्टा होता है, इनका जो स्टोमाटा होता है ओपन इन नाइट, रात में खुलता है, एंड क्लोज्ड इन डे टाइम। इनका स्टोमाटा दिन में बंद होता है और रात में क्या होता है? ओपन होता है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर ऐसा क्यों, ये उल्टा क्यों कर रहा है? जनरल प्लांट से, C3 C4 प्लांट से ये उल्टा क्यों कर रहा है? बेटा जी देखो, इसलिए कर रहा है कि क्योंकि ये डेजर्ट एरिया में है, तो ये प्लांट जानता है कि अगर अपना स्टोमाटा दिन के समय में ओपन कर दिया तो एक तो पानी नहीं है,
तो जो भी पानी प्लांट एब्जॉर्ब किया हुआ है सॉइल से वो सारा का सारा वेपर बन के उड़ जाएगा बाहर। प्लांट तो वाटर स्ट्रेस कंडीशन हो जाएगा प्लांट में और प्लांट मर जाएगा। इसीलिए कहता है कि नहीं, रात के समय जब टेम्परेचर थोड़ा कम होगा तो थोड़ा सा मैं स्टोमाटा खुलूंगा, पानी लॉस होगा भी तो थोड़ा लॉस होगा। दिन के समय इतनी गर्मी रहती है कि ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ जाता है। इतनी बातें समझ में आ गई। तो अब प्रॉब्लम ये हुआ कि सर कैम प्लांट में फोटोसिंथेसिस कैसे हो? लाइट रिएक्शन तो हो जाएगा बट डार्क रिएक्शन नहीं चलेगा ना, क्योंकि डार्क रिएक्शन के लिए स्टोमाटा का खुलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक स्टोमाटा खुलेगा नहीं तब तक CO2 अंदर नहीं आ सकता बेटा जी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से कैम प्लांट में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है और इनका जो स्टोमाटा है बंद रहता है, दिन के समय रात में ओपन होता है, तो कैसे CO2 अंदर आता है सुनिएगा जरा बेटा जी। अब मैं हेडिंग फिर से मैं लिख दूं, कैम पाथवे हम लोग पढ़ रहे हैं। कैम पाथवे, इसमें देखिए बेटा जी ध्यान से, ये मान लो एक कैम प्लांट की लीफ है। अभी समझिए, इस बात को समझिए, मैं फिर से सेपरेट करूंगा इसको। कैम प्लांट की लीफ का मान लो ये मेसोफिल सेल्स हैं और इसी में बैठा हुआ है क्लोरोप्लास्ट, है ना, जो किचन ऑफ द प्लांट है ना, प्लांट का किचन है। अब इसी के सरफेस पर छोटे छोटे पोर हैं, लीफ के सरफेस पर, इसी पोर से आने हैं CO2। मान लो भी डे टाइम है, क्या है? डे टाइम है, तो ये CO2 तो अंदर नहीं आ सकता। और जब CO2 अंदर नहीं आ सकता तब क्या होगा बेटा जी? यहां पर केल्विन साइकिल नहीं चल पाएगी। भाई दिन के समय सनलाइट है तो लाइट रिएक्शन तो लगातार हो रहा है, ATP भी बन रहा है, NADPH भी बन रहा है ना, बट इस लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट का यूज डे टाइम में नहीं हो रहा है, मतलब CO2 को फिक्स नहीं किया जा रहा है। अब एक प्लांट ने एक ट्रिक लगाई। क्या ट्रिक लगाई? ध्यान से समझिएगा बेटा जी, क्या ट्रिक लगाई, ध्यान से सुनिए। प्लांट ने क्या कहा? प्लांट ने क्या कहा, मेरी बात ध्यान से सुनना। प्लांट ने क्या किया, देखो क्या किया, ध्यान से सुनना। ये एक सीन क्रिएट करते हैं, बहुत बड़ा सा सीन क्रिएट करते हैं, जिसी में हाफ में मैं डे टाइम का लिखवा दूंगा और नाइट का हाफ में लिखवा दूंगा। देखो प्लांट ने क्या किया। प्लांट ने एक बेटा जी सीन क्रिएट किया, है ना, सीन क्रिएट किया। मान लो अभी नाइट है, क्या है? नाइट है, तो रात के समय तो इनका स्टोमाटा खुलेगा। मान लो ये है स्टोमाटा इनका, रात के समय इनका स्टोमाटा ओपन हो गया। जैसे ओपन हुआ बेटा जी, बाहर CO2 इंतजार कर रहा था कि भाई जैसे स्टोमाटा खुले मैं जाऊं, क्योंकि मुझे ग्लूकोज बनाना है, मैं रिड्यूस होना चाहता हूं। अब ये CO2 अंदर आ गया। जैसे ही CO2 अंदर आया, वाटर के साथ रिएक्ट करके बाइकार्बोनेट बना दिया, HCO3 बनाया, और ये जो HCO3 है वो यहां पर, मेरी बात ध्यान से सुनना, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में एक कंपाउंड है जिसका नाम होता है पिप, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। ये CO2 फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट से मिलता है और मिल करके एक प्रोडक्ट बनाता है जिसका नाम है OAA, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, है ना बेटा जी। यहां पर एक एंजाइम पार्टिसिपेट करता है, यहां पर एक एंजाइम पार्टिसिपेट करता है जिसका नाम है पेपकेज। क्या नाम है बेटा जी? पेपकेज नाम है। यहां पर एक एंजाइम पार्टिसिपेट करता है जिसका नाम है पेपकेज। अब ये HCO3 यानी ये CO2 जो आया कार्बोनेट के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ और पिप, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, जो एक 3 कार्बन कंपाउंड है उससे रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाता है, क्योंकि रात में ही CO2 अंदर आ सकता है। अब ये बेटा जी मैलिक एसिड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है मैलिक एसिड में। कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है।
अब मैलिक एसिड को रात भर, अगर ये लीफ की सेल्स है बेटा जी, तो उसके वैक्यूल्स में मैलिक एसिड को रात भर इंतजार करना पड़ रहा है, मैलिक एसिड को वैक्यूल्स के अंदर। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर मैलिक एसिड को रात भर क्यों इंतजार करना पड़ रहा है? बेटा जी इस मैलिक एसिड के अंदर है CO2, है ना, तो ये CO2 मैलिक एसिड रिलीज नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कर सकता कि ये CO2 अगर रात के समय रिलीज कर भी दे स्ट्रोमा में तो कुछ नहीं हो सकता, यानी वहां पर केल्विन साइकिल नहीं चल सकती। क्यों बेटा जी? क्योंकि रात का समय है और रात के समय में लाइट रिएक्शन नहीं होती है, यानी NADPH और ATP का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो बगैर ATP और NADPH के CO2 का कोई फायदा नहीं है। CO2 तभी फिक्स हो सकता है, ग्लूकोज बना सकता है, जब दोनों ये हो, रिड्यूसिंग पावर और एनर्जी। इतनी बात समझ में आ गई बेटा? इसीलिए पूरी रात मैलिक एसिड इस वैक्यूल्स के अंदर इकट्ठा रहता है, स्टोर रहता है। इसी को बोलते हैं एसिडिफिकेशन, है ना, एसिडिफिकेशन, यानी रात के समय हो गया एसिडिफिकेशन। क्लियर हो गई? क्लियर हो गई इतनी बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही दिन हुआ, जैसे ही डे टाइम मान लीजिए यहां पर कर देते हैं। अब दिन के समय क्या हुआ, यहां पर लाइट रिएक्शन होने लगा। मान लो थैलेकॉइड है ये, लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट ATP NADPH बनने लगा। बोलो बेटा जी बन रहा है नहीं बन रहा है? दिन के समय ये जो मैलिक एसिड है वैक्यूल से बाहर निकलेगा और यहां पर टूट जाएगा। ध्यान से मेरी बात सुनना, पेप बना देगा और यहां पर ये मैलिक एसिड टूट जाएगा, CO2 बना देगा बाहर निकलकर। वैक्यूल से मैलिक एसिड बाहर निकल करके पेप बनाया और CO2 बनाया। ये जो पेप है वापस चला जाएगा, है ना, और इसको रीजनरेट कर देगा पेप को, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। यहां पर जो पाइरुवेट बना है फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट रीजनरेट कर दिया जाएगा। और ये जो CO2 है बेटा जी, ये CO2 इंटर कर जाएगा केल्विन साइकिल में और यहां पर चलेगी केल्विन साइकिल, और केल्विन साइकिल चलेगी और यहां पर बन जाएगा क्या? जल्दी बोलिए, दिन के समय क्या बन जाएगा? ग्लूकोज बन जाएगा। तो इस तरीके से कैम प्लांट में ग्लूकोज बनता है। अब फिर से सुनिए, कैम प्लांट का स्टोमाटा रात में क्लोज्ड होता है, जिसके वजह से रात में ओपन होता है और दिन में क्लोज होता है। इसीलिए डे टाइम में CO2 अंदर नहीं आ सकता, O2 बाहर नहीं जा सकता। जैसे ही रात होती है इनकी स्टोमाटा ओपन होती है तो CO2 अंदर चला आता है। जैसे ही CO2 अंदर आता है उसके स्वागत में खड़ा हुआ है पेप, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, यहाँ से CO2 को एक्सेप्ट करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है OAA ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड किस में कन्वर्ट होता है? जल्दी बोलिए। यस, मैलिक एसिड में। मैलिक एसिड कहाँ स्टोर होता है? वैक्यूल्स के अंदर। प्लांट में वैक्यूल्स एक मेम्ब्रेन बाउंड कुछ थैलियां होती हैं, वेसिकल्स होती हैं, जिसको वैक्यूल्स बोलते हैं। अब ये वैक्यूल से निकलते हैं पेप, यानी ये मैलिक एसिड निकलता है, टूटता है, पेप और CO2 केल्विन साइकिल में पार्टिसिपेट कर लेता है और पेप रीजनरेट कर देता है फॉस्फोइनॉल पाइरुविक एसिड को। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब किसी चीज के रीजनरेशन में बेटा जी एनर्जी लगता है, तो जब पेप से पेप रीजनरेट हो रहा था तो 2 ATP यहां लग गया। तो आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि बेटा जी ये बताओ कैम पाथवे में 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को बनाने के लिए कितने ATP कितने NADPH लगेंगे, है ना? तो आपको कुछ नहीं करना बेटा जी, केल्विन साइकिल वाला तो लगेगा ही लगेगा। चलो बताओ केल्विन साइकिल में कितने ATP कितने NADPH? यस, केल्विन साइकिल में बेटा जी 18 ATP और 12 NADPH लगते थे। बोलो लगते थे नहीं लगते थे? भाई केल्विन साइकिल तो हो रहा है ना, मैंने क्या बोला, चाहे C3 पाथवे हो, C4 प्लांट हो, कैम प्लांट हो, सब में ग्लूकोज बनेगा सिर्फ और सिर्फ केल्विन साइकिल से। यानी बगैर केल्विन साइकिल ग्लूकोज नहीं बन सकता। यानी कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन 3 प्रोसेस तो होगा ही होगा, मस्ट है। तो
इसका तो ATP और NADPH लगेगा ही लगेगा, साथ में 2 ATP और एक्स्ट्रा लग रहा है। तो बेटा जी 1 CO2 के मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए CO2 आयन फिक्स हुआ तो 2 ATP फिर जाकर पेप को रीजनरेट किया। इसी तरह से 6 CO2 आएंगे तो 6 बार पेप को रीजनरेट करना पड़ेगा और 6 बार पेप को रीजनरेट करने में 12 ATP लग जाएंगे, यानी यहां पर 12 ATP और ऐड करना है तो टोटल हो जाएंगे 30 ATP और 12 NADPH। तो ये हो गया कैम पाथवे में CO2 को फिक्स करने में ATP और 12 NADPH लगते हैं। अब नाइट में बेटा जी एसिडिफिकेशन और दिन के समय जैसे हो रहा है तो मैलिक एसिड टूट करके पेप और CO2 बना रहा है, यानी दिन के समय हो गया डी-एसिडिफिकेशन, दिन के समय हो गया डी-एसिडिफिकेशन। तो कैम पाथवे का मतलब समझ में आ गया, कुछ नहीं करना। जिस प्लांट का स्टोमाटा डे टाइम में क्लोज्ड रह रहा है, नाइट में ओपन हो रहा है, जब ओपन हुआ CO2 अंदर आया, पेप यहाँ पर पेपकेज एंजाइम की प्रेजेंस से ये पेप से फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड से एक्सेप्ट किया गया और कन्वर्ट हो गया OAA ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड से मैलिक एसिड। मैलिक एसिड को रात भर वेट करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि अभी स्ट्रोमा के अंदर ATP और NADPH नहीं है, इसीलिए मैलिक एसिड अपना CO2 को अभी होल्ड करके रखेगा। जैसे ही दिन हुआ ये पेप और CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, पेप फिर रीजनरेट कर देगा इसको, CO2 केल्विन साइकिल का हिस्सा बन जाएगा बेटा जी, और वहां से बन जाएगा ग्लूकोज। क्या बन जाएगा? ग्लूकोज बन जाएगा। क्लियर? तो यहां से एग्जामिनर क्वेश्चन करेगा कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन कब होता है, तो क्या कहना? डे टाइम में। कब होता है? डे टाइम में, याद रखना। यानी डे टाइम में होगा डीएसिडिफिकेशन, CO2 बाहर निकलेगा, केल्विन साइकिल चलेगी, ग्लूकोज बनेगा। क्लियर बेटा जी? कैम पाथवे में 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनाने में कितने ATP कितने NADH2, तो याद कर लो। केल्विन साइकिल चलेगा तो 2 रिडक्शन में, 1 रीजनरेशन में ATP, 1 CO2 को करने के लिए तो 6 CO2 आएंगे, तो 18 ATP हो गए और 12 NADPH हो गए। एक्स्ट्रा और 12 ATP, क्योंकि जब जब पेप से पेप रीजनरेट होगा तो 2 ATP लगेगा, तो इसी तरह 6 CO2 आएगा, 6 बार रीजनरेट किया जाएगा पेप को, तो 12 यहाँ हो गए। तो 18 + 12 कितने हो गए बेटा जी? 30 ATP और 12 NADPH। तो ये हुआ कैम पाथवे। आपने एक चीज नोटिस की, जब भी ग्लूकोज बन रहा है सिर्फ और सिर्फ केल्विन साइकिल से बन रहा है ना। केल्विन साइकिल मस्ट है, ऊपर की प्रोसेस हो लेकिन केल्विन साइकिल मस्ट है। क्लियर बेटा? आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग एकदम क्लियर, आई होप दिस थिंग इज एब्सोल्युटली क्लियर। फिर भी कोई अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना मैसेज करेंगे, उस मैसेज का आंसर डेफिनेटली दिया जाएगा, है ना बेटा जी। अब हम जो भी C3 पाथवे पढ़े हैं, C4 पाथवे पढ़े हैं, कैम पाथवे पढ़े हैं, तीनों को एक साथ कोरिलेट करते हैं और तीनों में डिफरेंस देखते हैं और एक चार्ट बनाते हैं, और उस चार्ट से बहुत सारे MCQs आपके सॉल्व होंगे। तो चलिए बेटा जी चार्ट प्रिपेयर करते हैं। एक तरफ लिखेंगे C3 पाथवे या C3 साइकिल, है ना। एक तरफ लिखेंगे C4 साइकिल और एक तरफ लिखेंगे कैम पाथवे, है ना, या कैम साइकिल। अब सुनो, तीनों में एक चार्ट जो अभी तक हमने पढ़ा है, एक यहां पर रफ व्यू देते हैं आपको। अब बेटा जी सुनिए, C3 प्लांट में जो एंजाइम होता है जो C3 साइकिल चलाने के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ रुबिस्को एंजाइम होता है। बोलो हाँ या ना। C4 साइकिल में बेटा जी याद करो, क्रैंक्स एनाटॉमी होता है, जिसकी वजह से मेसोफिल सेल्स में पेपकेज एंजाइम और बंडल सिस सेल में रुबिस्को एंजाइम। मैंने C4 प्लांट में बंडल सिस सेल के अंदर ही तो रुबिस्को को छुपाया था ताकि ऑक्सीजन उससे दोस्ती न कर ले, है ना बेटा जी। तो यहां पर क्या होगा? रुबिस्को प्लस
पेप्केज, दोनों एंजाइम, यानी C3 साइकिल में ओनली रुबिस्को एंजाइम इन्वॉल्व, इसमें रुबिस्को प्लस पेप्केज बोथ एंजाइम आर इन्वॉल्व, पेप्केज एंजाइम मेसोफिल, रुबिस्को बंडल सेल, और इसमें रुबिस्को केवल और केवल मेसोफिल सेल्स में, है ना बेटा। कैम प्लांट में भी पेप्केज प्लस रुबिस्को, है ना, रुबिस्को एंजाइम इन्वॉल्व, लेकिन यहां पर बंडल सेल नहीं होगा, यहां पर पूरे दोनों एंजाइम मेसोफिल सेल्स में ही होगा, बस डे और नाइट में अलग अलग फंक्शन करेगा, है ना बेटा जी। अगला C3 में क्रैन्स एनाटमी एब्सेंट होगा, है ना बेटा जी। C3 में क्रैन्स एनाटमी एब्सेंट, में पूरा लिख दूं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना, एब्सेंट। और C4 में क्रैन्स एनाटमी प्रेजेंट होगा बेटा जी, और कैम प्लांट में क्रैन्स एनाटमी नहीं होगा, मतलब मेसोफिल सेल्स में ही दोनों एंजाइम होंगे, तो क्रैन्स एनाटमी एब्सेंट। इतनी बातें समझ में आ गई। अगला C3 प्लांट में 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को बनाने के लिए कितने ATP कितने NADPH लगे, चलो लिख लेते हैं। 18 ATP प्लस 12 NADPH C3 में। C4 में कितने लगे बेटा जी, 30 ATP, यहां भी पेप को रीजनरेट करना पड़ रहा था, है ना, पायरुविक एसिड, तो ATP 30 ATP लगते थे, 2 ATP वहां, प्लस 12 NADP। देखो NADPH कॉमन होगा सब में, है ना, यहां पर बेटा जी 30 ATP अभी मैंने देखा था, प्लस 12 NADPH। ये चार्ट हर बच्चे के नोटबुक में होने चाहिए, इसी से भर भर के नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर, चलो इसमें CO2 फिक्सेशन, जो CO2 का फिक्सेशन हो रहा है इन मेसोफिल सेल्स, इसमें बेटा जी CO2 का फिक्सेशन मेसोफिल सेल्स में होगा। इसमें देखो CO2 का फिक्सेशन 2 बार होगा, एक बार मेसोफिल सेल्स, दूसरा बंडल सेल, तो क्या लिख लेंगे, CO2 फिक्सेशन इन मेसोफिल प्लस बंडल शीथ सेल, मेसोफिल और बंडल शीथ दोनों में होगा। इसमें बेटा जी CO2 का फिक्सेशन मेसोफिल में होगा बट कब होगा, जल्दी बोलो, कब CO2 का फिक्सेशन मेसोफिल सेल्स में, यस, CO2 फिक्स हो रहा है रात के समय, नाइट में, है ना, तो लिख लेंगे CO2 फिक्सेशन इन मेसोफिल सेल्स, इसमें मेसोफिल सेल्स में हो रहा है CO2 का फिक्सेशन। इतनी बातें समझ में आ गई बेटा जी। तो ये C3 साइकिल, C4 साइकिल, कैम पाथवे एक कंप्लीटिव मैंने चार्ट तैयार किया आपके लिए, और ये डार्क रिएक्शन कैसे होता है। अच्छा एक और मेजर चीज देखो, कैम पाथवे में मैंने आपको बताया था फोटो रेस्पिरेशन, है ना, फोटो रेस्पिरेशन एक हार्मफुल प्रोसेस है, हाई टेम्परेचर पर स्टोमाटा बंद हो जाएगा, O2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा और इसको REBP के साथ O2 को जोड़ देगा और वहां पर केल्विन साइकिल नहीं चल पाएगी। तो C3 में फोटो रेस्पिरेशन होगा, C4 में फोटो रेस्पिरेशन होगा क्या, जल्दी बोलो, नो, क्योंकि रुबिस्को एंजाइम की ही सारी गलती है ना कि O2 से ये दोस्ती कर रहा है। यहां पर रुबिस्को एंजाइम को O2 के संपर्क में जाने से ही रोक दिया मैंने कि भाई O2 तुम रुबिस्को के पास नहीं जाओगे, अगर तुम जाओगे रुबिस्को के पास तो प्लांट के अंदर केल्विन साइकिल नहीं चल पाएगा और ग्लूकोज नहीं बन पाएगा। तो एक बात लिख सकते हैं बेटा जी, फोटो रेस्पिरेशन अकर्स, इसमें फोटो रेस्पिरेशन होता है, इसमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा।
भाई इसमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा। और बताओ कैम पाथवे में फोटो रेस्पिरेशन होगा नहीं होगा? यस होगा सर, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता है। प्लांट कहता है भैया फोटो रेस्पिरेशन कर लो, लेकिन हम अपना पानी लॉस नहीं होने देंगे, अपना स्टोमाटा दिन में नहीं खोलेंगे। तो क्या हो जाएगा बेटा जी? फोटो रेस्पिरेशन होगा, इसमें फोटो रेस्पिरेशन होगा। तो ये सारे कंपैरेटिव वीडियो जो चार्ट मैंने इस वीडियो में तैयार करा है आपके लिए, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर नीट एंड सीटी, है ना बेटा जी। तो चलिए आज की सेशन बेटा जी यहीं पर समाप्त करते हैं। मैंने डार्क रिएक्शन को पूरी डिटेल आपके सामने डिस्प्ले किया, C3 साइकिल क्या होता है, C4 साइकिल क्या होता है, कैम पाथवे क्या होता है, और तीनों का एक कंपैरेटिव वीडियो आपके सामने डिस्प्ले किया गया है। क्लियर बेटा जी? तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।